तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कक्षा 8वीं के हैं और विषय गणित है। आपको अध्याय 10 से बता रहा है। इसके पहले के भाग 1 भाग 2 में हमने इधर तक के जो आपके अध्याय 9 तक के बीजी व्यंजक और सश्रमिका तक प्रश्नों को बता दिए थे। इस अध्याय में आपको हम अध्याय 10 ठोस आकारों का चित्रण लेके आए हैं। इसका पहला प्रश्न है, आयरन सूत्र F धन V बराबर E धन 2 का प्रयोग करते हुए अज्ञात A का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। इस प्रश्न की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पे दिया फलक A शीर्ष 6 और किनारे 12। तो आयरन सूत्र क्या है हमारा, F धन V बराबर E धन 2। F फलक है जिसे हमें ज्ञात करना है, जिसे A से दर्शाया गया है। V शीर्ष 6 दिया है, E किनारे 12 दिया हुआ है। सूत्र देखिए, अब हम यहाँ पे ये F के स्थान पे क्या रख दी, A रख दिए, क्योंकि F बराबर क्या है A धन V बराबर E धन 2। A धन V का मान 6 बराबर 12, किसका मान है E का धन 2। 12 में 2 जोड़े 14 और धन 6 का पक्षांतर की तो ऋण 6। 14 में से 6 घटाए तो 8। A का मान कितना आ गया 8। तो इस प्रकार आपका जो फलक A है इसका मान क्या आ गया, ये इसका मान 8 ज्ञात हो गया। इस प्रकार से हल हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न उसी प्रकार है। आपको क्या दिए हैं, बहुफलक के किनारे यानी 30 दिया है। तो किनारे मीन्स क्या हुआ E, इसको E से दर्शा देंगे किनारे को। उसके बाद फलक 12, तो ये क्या हो गया F हो गया। और कौन सा सूत्र का यूज़ करना है, आयरन सूत्र से शीर्षों की संख्या ज्ञात करना है। किनारे लिख दिए कितने हैं 30, फलक कितने हैं 12। आयरन सूत्र है F धन V बराबर E धन 2। F का मान 12, धन V का मान नहीं मालूम, E का मान 30 धन 2। तो देखिए अब यहाँ पे 30 में 2 जोड़े 32, 12 धन V बराबर 32, धन 12 पक्षांतर की ऋण 12, तो 32 ऋण 12 और 32 में से 12 घटाया तो कितना आ गया 20। शीर्षों की संख्या कितनी हो गई 20। इस प्रकार से इसका हल हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या कहा है, निम्नलिखित में द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति बताइए कहा है इसमें। तो ये जो है आपका जो शंकु जैसे आकृति दिख रही है, ये कैसी है, त्रिविमीय आकृति है। और ये कौन सी आकृति है, आयत वर्ग। ये कैसी होती है, द्विविमीय आकृति होती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बेलन का आधार दर्शाइए। तो यहाँ बेलन का आधार कौन सा है, जो ये वृत्ताकार भाग है ये क्या कहलाते हैं, ये बेलन के आधार कहलाते हैं। और ये क्या कहलाएगा, ये पार्श्व पृष्ठ। नेक्स्ट अगला प्रश्न कहा है, माचिस की डिब्बी का ऊपर का पृष्ठ किस प्रकार का होगा। तो ये बना के बता दीजिए कि इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, झोपड़ी के सामने के दृश्य किस प्रकार का होगा। तो झोपड़ी के सामने का दृश्य दिख रही है, इस प्रकार से आप बना के बता दीजिए कि ये इसका दृश्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए घन में शीर्ष एवं फलकों की संख्या बताइए। तो इस घन में शीर्ष 8 होते हैं और फलक कितने होते हैं 6 और किनारे 12। तो घन में शीर्ष कितने होते हैं 8, फलक कितनी होती हैं 6 और किनारे 12। अगला प्रश्न देखिए, किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं। तो किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष नहीं हो सकते। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या दिया है, उचित पैमाने और विभिन्न विशेषताओं जैसे खेल का मैदान, मुख्य भवन, बगीचा इत्यादि के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए विद्यालय परिसर का मानचित्र बनाइए। इस प्रकार से आप मानचित्र बना के बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया क्या दिया है, निम्न बहुफलकों के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्याओं का सारणीबद्ध कीजिए। देखिए यहाँ पे हमने ये ठोस से दिया, यहाँ F दिया V E, F धन V E धन 2। हम घनाभ के बारे में बता देते हैं। घनाभ में F कितने होते हैं, F मीन्स क्या हुआ, अभी आपको बताए थे हमने। F मीन्स फलक कितनी होती हैं 6 होती हैं। V मीन्स क्या हो गया, शीर्ष 8 होते हैं। और E मीन्स किनारे, किनारे कितने होते हैं 12। तो ये लिख दी हमने घनाभ के। और क्या कि F में V को जोड़ो, F कितना है 6 और V 8, कितना हो गया 14। और E में 2 को जोड़ी 14, दोनों बराबर आ गए। इसी प्रकार त्रिभुजाकार प्रिज्म के बारे में बता सकते हैं, वर्ग और आधार वाला प्रिज्म बता सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको सारणीबद्ध करके समझा सकते हैं। ये मालूम होना चाहिए आपको कि फलक कितनी होती है, किनारे कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं। जैसे त्रिभुजाकार प्रिज्म में फलक कितनी 5 और शीर्ष कितने होते हैं 6 और किनारे 9। तो इसको भी हल करके इस प्रकार से हल करते हैं। प्रत्येक स्थिति में F धन V बराबर E धन 2 प्राप्त होना चाहिए। इन दोनों कैसे होना चाहिए, बराबर। प्रत्येक बहुफलक, अतः यह सूत्र प्रत्येक बहुफलक के लिए सत्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अध्याय पाठ 11 है क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति पे आ गए। तो यहाँ देखिए एक चित्र बना हुआ है, चतुर्भुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कहा है। ये चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्या दिए, इसके लंब दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या दिए हैं, इसको कैसे हल किए आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ D कितना है 4 सेंटीमीटर, H कितना है 3 सेंटीमीटर,
H1 और H2 कितना है 2 सेंटीमीटर। चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 गुणित डी यानी आधार H1 धन H2, तो 1/2 गुणित 4 गुणित कोष्टक में 3 धन 2, 2 से 4 को भाग दी 2 बार गया तो कितना आ गया 2 और 3 और 2 जोड़े तो 5, 5 में 2 का गुणा की 10 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया चतुर्भुज PQR का क्षेत्रफल। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसके विकर्ण लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। तो आपको D1 और D2 क्या है विकर्ण है, एक दिया 12 सेंटीमीटर एक 10 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 D1 गुणित D2, पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। आप मान रख दीजिए 1/2 D1 का मान 12 D2 का मान 10, 2 से 12 काटो या 10 को, हमने किसको काटे 2 से 10 को काटे 5 बार, तो क्या बच गया 12 गुणित 5 12 पंचे 60 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको घन का आयतन ज्ञात करना है, घन का आयतन सूत्र मालूम होना चाहिए। भुजा कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा का घन या ए का घन भी लिख सकते हैं। भुजा है 5 का घन, 5 का घन और 5 गुणित 5 3 बार लिख दिए और 5 का 3 बार गुणा किए तो कितना 125 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको क्या आ गया घन का आयतन कितना आ गया 125 घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। आधार का क्षेत्रफल कितना है 18 वर्ग सेंटीमीटर और घनाभ का आयतन कितना है 18 वर्ग सेंटीमीटर और घनाभ का आयतन कितना है 90 घन सेंटीमीटर। तो क्या करें घनाभ के आयतन में आधार के का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगी घनाभ की ऊंचाई। तो 90 में 18 का भाग दी 5 बार गया तो 5 सेंटीमीटर क्या आ गई है घनाभ की ऊंचाई ज्ञात हो गई। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल दिया 42 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया 6 सेंटीमीटर और भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का दिया हुआ है 42 वर्ग सेंटीमीटर, उसका सूत्र क्या होता है 1/2 H गुणित A धन B बराबर 42। 1/2 H कितना है 6, A कितना है 8 और B का मान नहीं मालूम तो B जैसा का वैसा लिख दीजिए। 2 से 8 6 को काटे 3 बार तो यहाँ 3 गुणित 8 धन B बराबर 42। ये 3 गुणा में तो काय में चले गया भाग में 42 भागित 3, 3 का भाग 42 हिंदी कितने बार गया 14 बार। अब क्या बच गया यहाँ पे, ये बच गया यहाँ पे 8 धन B बराबर 14, धन 8 का पक्षांत के ऋण 8 तो B बराबर क्या हो गया 14 में से 8 घटाए तो 6 सेंटीमीटर। तो जो आपका क्या ज्ञात हो गई B ज्ञात हो गई। क्या ज्ञात करने को कहा था दूसरी भुजा की लंबाई कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 1936 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। उसका सूत्र होता है 2 पाई r कोष्टक में r धन h बराबर 1936। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 14, r का मान 14, h का मान नहीं मालूम जिसे हमें ज्ञात करना है बराबर 1936। देखो 7 से 14 काटे कितने बार 2 बार कटाइए। अब इसका गुणा करो 2 का 22 में गुणा की 44, 44 दूनी 88, फिर ये 14 धन h जैसा का वैसा बराबर 1936। ये 88 गुणा में तो काय में चले गया भाग में 1936 भागित 88 हो गया और इधर क्या बचा 14 धन h। अब क्या किए ये h बराबर 1936 भागित 88 ऋण 14, ये धन 14 का पक्षांतर कर दिए तो क्या हो गया ऋण 14 और 88 भाग 1936 में कितने बार गया 22 बार। 22 में से 14 घटाया तो 8 सेंटीमीटर आया तो बेलन की ऊंचाई क्या हो गई 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, एक मछली घर क्या दिया है, एक मछली घर घनाभ के आकार का है जिसकी बाह्य माप 70 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। इसके तल पृष्ठ भाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज में से ढकना है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो मछली घर है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है 80 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो उसके आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आधार क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 80 गुणित 30 यानी कितना हो गया 2400 वर्ग सेंटीमीटर। फिर पृष्ठ वाले फलक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे B गुणित H, तो ये कितना आ जाएगा 30 गुणित 40, 30 का 40 में गुणा की 1200 वर्ग सेंटीमीटर। पीछे वाले फलक का निकाल लिए तो ये कितना आ गया 3200। और वांछित क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उसका LB धन BH धन 2LB। तो ये LB कितना है 2400, BH कितना है 3200, 2 गुणित LB कितना आया 1200। अब 2400 3200 और 12 2400 इसको जोड़ दी तो कितना आ गया 8000 घन सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया आवश्यक कागज का क्षेत्रफल कितना हो गया, यहाँ घन नहीं आएगा यहाँ पे वर्ग आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ मिसिंग हो गई है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वर्ग लगा देंगे यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न नंबर 8, घनाभ की विमाएं दी है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? तो घनाभ के आयतन में हम घन के आयतन का भाग दे देंगे। घनाभ के आयतन सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणी चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का घन। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है? 60 गुणित 54 गुणित 30 ये दी हुई है। और उसकी भुजा कितनी? 6 का घन। अब 6 का घन यानी कि 6 को कितने बार लिख देंगे? 3 बार। और इसको क्रॉस करेंगे, 6 से 60 को क्रॉस की 10 आया, 6 से 54 को 9 बार और 6 से 30 को क्रॉस की 5 बार। तो ये आ गया 10 गुणित 9 गुणित 5 और इसका गुणा की 450 घन सेंटीमीटर। ये घन 450 घन बन जाएंगे। कितने घन बनेंगे? छोटे घन 450 घन बन जाएंगे। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या दिया है इसमें? एक भवन के 18 बेलनाकार खंभे, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम खंभे की त्रिज्या क्या है? 35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदल दी तो क्या हो गया? 0.35 मीटर हो गई। ऊंचाई कितनी? 5 मीटर। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र निकाल लेंगे। उसका सूत्र क्या होता है? 2πr/h। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 0.35 गुणित ऊंचाई h बराबर 5। 7 से 0.35 को काटे तो कितने बार कटा? 0.05 बार कटा। और ये 0.5 का किससे गुणा की? 5 से, तो 5 25 कितना आ गया? 0.25। 0.25 का 44 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 11.00 आ जाएगा। तो पेंट कराने में का व्यय कितना हो जाएगा? तो जो 11 का गुणा किस में कर देंगे? 9 रुपये, तो 11 गुणित 9 तो 99 रुपये। पेंट कराने का व्यय कितना हो जाएगा? 99 रुपये। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज़ की चौड़ाई 21 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। कागज की चौड़ाई किसके बराबर होगी? बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी। तो ऊंचाई कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। बेलन के आयतन का सूत्र लगा देंगे। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? πr वर्ग h। पाई का मान 22/7, r का मान 30 का वर्ग और h कितना है? 21। 7 से 21 को काटे 3 बार कट गया। 22, 30 का वर्ग 900 गुणित 3। अब 900 को 3 में गुणा की 2700, 2700 को 22 में गुणा की तो 59,400 घन सेंटीमीटर। ये क्या ज्ञात हो गया हमारा? बेलन का आयतन। इस प्रकार से ये 10वां प्रश्न समाप्त हुआ। अगला प्रश्न अध्याय 12। अध्याय 12 को देखते हैं। अध्याय 12 में क्या दिया? घातांक और घात। मान ज्ञात कीजिए कहा इसमें। देखिए पहला प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए। 4 की घात ऋण कितनी है? ऋण 3 है। तो हमको सूत्र कौन सा लग जाएगा? 1 की घात ऋण n बराबर होता है 1/1 की घात n। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 4 की घात ऋण 3। तो क्या हो जाएगा? उसकी ए नंबर का प्रश्न है तो यहाँ ए नंबर लिख दी हमने। ये ए नंबर है। 4 की घात ऋण 3। तो घातांक यदि ऋणात्मक है तो क्या होती? भाग में आ जाती। तो 1 की घात 4 की घात 1/4 की घात 3 और 1 4 का कितने बार लिख दिए? 3 बार। 4 गुणित 4 तो बराबर 1/64। 4 गुणित 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ गया? 1/64। फिर इसका बी नंबर दिया। देखिए यहाँ पे ये 1/3 की घात ऋण 4 है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 1/3 है तो हम इसको 3/1 लिख देंगे और घात काय में बदल जाएगी? धन में बदल गई। तो 3 की घात 4 एंड 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 73 का 9, 9 27, 27 81। तो 1/3 ऋण की घात ऋण 4 का मान क्या होगा? 81। इस प्रकार से दोनों प्रश्न समाप्त हुए। प्रश्न नंबर 2 देखिए। सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देखिए ए नंबर, ऋण 2 की घात 7 गुणित ऋण 2 की घात ऋण 10। तो ये काय में गुणा में, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। उसका सूत्र लगा देंगे 1 की घात m गुणित 1 की घात n बराबर 1 की घात m धन n। तो यहाँ पे देखो ये ऋण 2 इसके आधार समान है, ऋण 2 हो गया। और ये 7 और ऋण 10 तो यहाँ पे क्या होगी? जुड़ जाएगा, धन का चिन्ह है और ऋण 10। ऋण 2 यहाँ पे क्या है? ऋण 2 और ये धन का ऋण में गुणा की तो ऋण 10 हो गया। 7 में से 10 घटाए तो कितना आ गया? ऋण 3। तो ऋण 2 की घात कितनी होगी? ऋण 3। और ये घातांक काय में है? ऋणात्मक है। वो तो काय में चली जाएगी भाग में, तो 1/2 की घात 3 हो जाएगी। तो ऋण 1/8 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि भाग में है तो क्या होती? घातें घट जाती हैं। ये सूत्र लगा दी हैं। तो ये 5 के आधार समान है दोनों के। तो 5 की घात 7 ऋण 3 और 5 की घात 7 में 3 घटाए 4, 5 गुणित 5 कितना हो गया? 625। इस प्रकार बी नंबर का आंसर आ गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। मानक रूप में लिखिए। अब इसका मानक रूप में लिखना है आपको। तो मानक रूप में कैसे लिखेंगे? 6872 को तो हम जितने यहाँ पे शून्य लगा रहे हैं उतने इधर दशमलव लगा देंगे। तो 6.875 गुणित 1000 लिख देंगे। और जब यहाँ पे 1000 है 10 की घात क्या हो जाएगी? 3। इसका ये मानक रूप हो गया। इसी प्रकार इस प्रश्न का मानक रूप आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न सामान्य रूप। तो सामान्य रूप में व्यक्त करने के लिए आपको किस प्रकार से करना है? इसको पहले घात को 10 की घात को लिख दीजिए अलग, 10 बार तोड़ दीजिए और कितनी संख्या बाद दशमलव हटेगा वो देख लीजिए और इसको हल कर दीजिए। यहाँ पे भी इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में मान ज्ञात कीजिए कहा है 2 की घात 0 धन 3 की घात ऋण 1 कोष्टक में गुणित 3 की घात 2। 2 की घात 0 का मान होता है 1 धन 3 की घात ऋण 1 है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1/3 और 3 का वर्ग 9। इसका एलसीएम कितना आ गया 3, ऊपर 3 एकम 3 धन 1, 3 में 1 जोड़े तो 4/3 और 9, 3 से 9 को काटे तो कितने बार काटा 3 बार, बचा क्या 4 गुणित 3 4 तिया 12। इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है 1/5 की घात ऋण 2 ऋण, यहाँ पे ऋण का चिन्ह ध्यान रखेंगे, 1/2 की घात ऋण 3 भागित 1/2 की घात ऋण 2। सबसे पहले तो ये घाते ऋणात्मक है तो ये 5 की घात 2 बन जाएगा, 2 की घात 3 बन जाएगा और ये 3 की घात 2 बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 5 का वर्ग 25, 2 का घन 8, 25 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ गया 17 भागित 9 यानी 17 भागित 9, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मानक रूप में लिखना है तो आपको इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। मानक रूप में किस टाइप से करना है, जितने संख्या बाद दशमलव उतने एक के साथ उतने शून्य लगा दीजिए, फिर उसको जितने शून्य उतनी घात लगा दीजिए। तो इस प्रकार से इसको मानक रूप में ये आंसर ला दिए इसका। फिर बी नंबर का भी आप हल कर सकते हो। फिर उसके बाद सामान्य रूप में वाले प्रश्न भी हैं, इसको देख लीजिएगा आप इससे। फिर अगला x का मान ज्ञात कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। x की घात क्या दी हुई यहाँ पे 2x धन 1 भागित 25 बराबर 125, यहाँ दिया है 5, प्रश्न लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे 5 2x धन 1 भागित 5 का वर्ग 25 बराबर यहाँ पे क्या जाएगा, ये इसको भी आप तोड़ देंगे, यहाँ पे 5 का घन आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 5 का घन आ जाएगा ये। अब क्या करेंगे भाग में तो घाते क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं, तो 2x धन 1 वो घट जाती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं, 2x धन 1 ऋण 2 बराबर 5 की घात 3। अब 2x और 1 में से 2 घटाए तो ऋण 1। अब घातों क्या कर दी हमने तुलना कर दी, 2x ऋण 1 और यहाँ 3, 2x ऋण 1 बराबर 3, तो 2x बराबर ऋण 1 का पक्षांतर की धन 1, 2x बराबर 3 में 1 जोड़े 4 और ये 2 पक्षांतर को भागित में गया, 2 का भाग 4 में दी कितने बार गया 2 बार, तो ये x का मान कितना आ गया 2। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर दीजिए। फिर अगला प्रश्न है पृथ्वी का द्रव्यमान वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे देख लीजिएगा किस प्रकार से करना है। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है, चंद्रमा का द्रव्यमान इतना दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 संख्या बाद दशमलव तो विभाजित में आ जाता है 100 और फिर इसके कितने 24 शून्य लगा देंगे यहाँ पे। उसी प्रकार इसको हल करेंगे, जितने यहाँ पे शून्य है इस प्रकार से इसको हल करके जोड़ देंगे, जोड़ने पे ये आएगा और उसकी घातांक लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 6.0435 गुणित 10 की घात 24। इस प्रकार से यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अगला अध्याय 14 है, गुणनखंड वाला है। अध्याय 14 गुणनखंड कैसे करना है तो इन प्रश्नों को भी देख लीजिए। दिए गए पदों का सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने का सार गुणनखंड जो दोनों में है, देखिए यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे 2 है और 24 से गुणनखंड टूट गए यहाँ पे, तो दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 आ रहा है और क्या आ रहा है y आ रहा है, ये y आ रहा है, तो 2 और y इसके क्या हो गए सारे गुणनखंड। इसी प्रकार इसमें भी जो दोनों में आएंगे वह उसके सारे गुणनखंड होंगे। 14 और 28 के पहले गुणनखंड तोड़ लीजिए, गुणनखंड तोड़ने के बाद जो दोनों में आते हैं तो इसका क्या हो जाएगा सारा गुणनखंड 2 7y(x) 7 दूनी 14 x y, इसका सारा गुणनखंड हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इन व्यंजकों को गुणनखंड करने का है तो ये बहुत सरल है। देखिए इसके गुणनखंड क्या टूटे 5 गुणित x, 20 के क्या टूटे 2 गुणित 2 गुणित 5। अब इससे कॉमन क्या निकल जाएगा 5, ये कॉमन 5 निकाल दिया तो अंदर क्या बचा x धन 2 गुणित 2 तो 5, x धन 2 का 2 में गुणा की 4, तो ये होगा इसके गुणनखंड। इसी प्रकार इस प्रश्न को भी देख लीजिए। 6ab, 6 के गुणनखंड टूटे 2 गुणित 3 a गुणित b, 9 के 3 गुणित 3 a गुणित c। कॉमन क्या निकल जाएगा 3a इसमें भी है और 3a इसमें भी, 3a कॉमन ले लीजिए तो अब बचा क्या 2b ऋण 3c, 3 का a में गुणा की 3 है, 2 का b में 2b ऋण 3c, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। भाग दीजिए विभाजन विधि से। किससे भाग देना है विभाजन विधि से देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भाग में लिख दिए 18 a की घात 6 b की घात 7 भागित 3 a का वर्ग b की घात 4। अब ये 18 गुणनखंड टूट गए, ये तोड़ दी हमने। फिर a के कितने बार लिख दी 6 बार और b को कितने बार लिख दी 7 बार। उसी प्रकार 3 का गुणनखंड नहीं टूटेंगे, 3 ही रहेगा, a को 2 बार और b को 4 बार। जितने b क्रॉस होते हैं उन्हें क्रॉस कर दी, जितने a क्रॉस होते हैं क्रॉस कर दी, जितने 3 क्रॉस होते हैं क्रॉस कर दी, जो बचे उनके गुणा कर दी, 2 तिया 6 और कितने a बच जाते हैं 4 a बचते हैं, तो a की घात 4 आ जाएगा। b कितने बचे 3 बचे तो b की घात 3। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। इस प्रश्न को भी इसी प्रकार से आप कर सकते हैं।
कॉमन लेके जो भी हल होगा इसका, तो इसका बी नंबर का इस प्रकार से देख के आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न चौथा देखिए, निम्न गणितीय कथन में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न दिया हुआ है x 4x का वर्ग धन 7 बराबर 4x का वर्ग धन 7x। इसका हमने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, x 4x का वर्ग धन 7। अब इससे क्या किया हमने, x का इसमें भी गुणा कर दिया और 7 में भी गुणा कर दिया, ये गुणा हो गया 4x की घात 3, x का x वर्ग गुणा किया तो x की घात 3 7x। तो ये क्या आ गया अपना 4x की घात 3 धन 7x, यानी कि ये पक्ष इसके बराबर हो गया। तो गणितीय कथन की त्रुटि ज्ञात कर सकते, तो त्रुटि कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दोनों पक्ष बराबर आ गए तो सही है ये। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, गुणनखंड निकालने को कहा है, तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे मध्य पद को तोड़ा जाता है गुणनखंड विधि में, तो मध्य पद को तोड़ दिया हमने, 7 को तोड़े 4 धन 3 और इनका गुणा करने पे अंतिम पद आना चाहिए, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ से हमने x कॉमन ले लिए, इससे भी 3 कॉमन लिए, तो इस प्रकार से इन गुणनखंड, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लेना दोनों प्रश्नों को। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, 16x का वर्ग ऋण 49 से गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 16x का वर्ग ऋण 49, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का 4 वर्ग, 4 का वर्ग x का वर्ग ऋण 7 का वर्ग 49 होता है। तो इसको 4x पूरे का वर्ग ऋण 7 का वर्ग लिख दिए, एक बार धन में एक बार ऋण में, तो ये क्या आ गया, इसके गुणनखंड आ गए। नेक्स्ट अगला प्रश्न को भी इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 को देख लीजिए, यहाँ से क्या करेंगे आप, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x धन y, यहाँ से z कॉमन लिए तो यहाँ बचा x धन y। अब x धन y को हमने कॉमन ले ली तो क्या बच गया, x धन z। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो कॉमन निकलता है उसे कॉमन निकाल देना है। फिर 9वां प्रश्न, इसको भी आप हल कर सकते हो, 5 का वर्ग और यहाँ से ऋण कॉमन ले ली हमने, तो ये क्या हो गया, a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab हो गया, और a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab किसका सूत्र होता है, a धन b पूरे का वर्ग। फिर इसको हम 2 बार लिख देंगे, a वर्ग ऋण b वर्ग का सूत्र लगाएंगे, तो एक बार धन में लिख देंगे और एक बार कायम लिख देंगे ऋण में, तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, इसमें भाग देना है, तो भाग देके इसको भी हल कर सकते हैं आप, गुणनखंड तोड़ के जो उभयनिष्ठ निकलते हैं उभयनिष्ठ निकाल के। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपको इस जो आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका के 9 अध्याय पार्ट 10 10, 11, 12, 14 पार्टों को इस अध्याय में हमने समझाया है। इसके बाद एक और गणित की वैकल्पिक विधि है, उसे भी बता देंगे। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका के जितने भी प्रश्न हैं इनको आप घर में कर लीजिए, इनसे ही आपको पेपर में अधिक से अधिक प्रश्न आ रहे हैं, अधिक से अधिक नहीं, पूरे ही प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।